हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट लेक्चर, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, या इसी को शॉर्ट में हम सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। मतलब कि इस मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रांजेज ने दिया था, इसलिए उनके नाम पर लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। अगर हम बात करेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम को माध्यमान प्रमेय को शॉर्ट में एम भी टी से डिनोट किया जाता है, एम भी टी से डिनोट किया जाता है। और लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम अगर लिख दिया जाएगा तो उसको शॉर्ट में LMVT से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जो हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था कि जो रॉल्स थ्योरम होता है उसमें और ये जो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें डिफरेंस भी क्या होता है वो भी देखेंगे। तो मैं बता दूं कि ये जो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम है, मतलब कि जिस माध्यमान प्रमेय को लैग्रांजेज ने दिया था उसी की एक स्पेशल केस होती है रॉल्स थ्योरम। मतलब कि अगर हम लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम जानते हैं तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से भी हम रॉल्स थ्योरम लाया जा सकता है। बस ये है कि जो रॉल्स थ्योरम है उसको जो है कि लैग्रांजेज ने एक मतलब जनरल रूप दिया, मतलब कि जिस भी फंक्शन के लिए हमारा रॉल्स थ्योरम लागू नहीं होता है उसके लिए भी लैग्रांजेज थ्योरम लागू हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लैग्रांजेज थ्योरम है वो क्या है, ये इसका विस्तार है और उसी में से एक स्पेशल केस ले ली गई है जिसको मैंने रॉल्स ने जो है कि अपने थ्योरम के नाम से उसको कर दिया। तो आखिर थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि वह कौन सी केस है जिसको अप्लाई इसमें कर देने पर लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में रॉल्स थ्योरम बन जाता है। तो देखते हैं पहले इसका स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने कल देखा था कि जो रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था वो ये था कि यदि हमारा कोई फंक्शन जो बंद अंतराल AB में परिभाषित हो, एक वास्तविक मानीय फलन है, तो वह अगर तीन शर्तों को सेटिस्फाई करता है, वो फंक्शन अगर तीन शर्तों को सेटिस्फाई करता है, क्या, जो हमारा f है क्लोज्ड इंटरवल AB में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल AB में डिफरेंशिएबल हो और अगर f है बराबर FB हो जाता है, तब निश्चित रूप से रॉल्स ने कहा था कि एक जो है कि ओपन इंटरवल AB के बीच में एक C ऐसा एलिमेंट, कम से कम एक C ऐसा एलिमेंट होगा जिस पर f' की वैल्यू कितना होगा, 0 के इक्वल होता है। वहीं इसको जो है कि लैग्रांजेज ने इसको जो f है बराबर FB वाली केस होती है उसको उन्होंने लागू नहीं किया। उन्होंने बस जो है कि लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार जो उनका स्टेटमेंट था वो ये था कि अगर कोई फंक्शन जो क्या हो, क्लोज्ड इंटरवल AB में परिभाषित हो, क्लोज्ड इंटरवल AB में परिभाषित हो और वास्तविक मानीय फलन है, अगर वह दो शर्तों को मात्र पूर्ण करता है, किसको, फर्स्ट और सेकंड, जो रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है उसमें जो थर्ड स्टेटमेंट होते हैं उसमें से बस दो स्टेटमेंट को, किसको f हो बंद अंतराल AB में क्या हो, कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल AB में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तब अगर ये दोनों शर्तें लागू हो जाती हैं तो कम से कम एक C ओपन इंटरवल AB से बिलोंग करता है कि f' जो होता है वो FB माइनस FA अपान B माइनस A के क्या होता है, इक्वल होता है। ये लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। मतलब बस ये है कि लैग्रांजेज ने बस इतना सा दो ही, मैं एक बार डेफिनेशन को पढ़ दूं। लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, बस उनका स्टेटमेंट है। क्या है, यदि f बंद अंतराल AB में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि f फर्स्ट बंद अंतराल AB में क्या है, सतत है, सेकंड खुले अंतराल AB में क्या है, अवकलनीय है, तब ये दोनों अगर केसें लागू होती हैं तब एक वास्तविक संख्या C बिलोंग्स टू AB, मतलब वो कम से कम एक है, एक वास्तविक यहाँ पर क्या है, कम से कम एक वास्तविक संख्या C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB इस प्रकार अस्तित्व में होता है कि f' इक्वल टू FB माइनस FA अपान B माइनस A होता है। बस यहाँ पर देखें क्या है, अगर इसी लैग्रांजेज में अगर हम क्या इसी लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करेंगे, FA निकालें और FB निकालें और दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इक्वल कर देंगे तो ये f' इक्वल टू ये और ये दोनों इक्वल, तो कितना आ जाएगा, 0 बटे में B माइनस A, यानी कि कितना आ जाएगा, 0। तो यहीं से लैग्रांजेज
मीन वैल्यू थ्योरम से क्या आता है, रॉल्स थ्योरम निकल करके आ जाता है। बस किस स्पेशल केस में जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट बताया गया है, बस उसी में क्या हो जाए, जो एफ ए और एफ बी हमको निकालना है, एफ ए और एफ बी, सॉरी एफ ये है, एफ बी ये है, वो निकालें और वो दोनों क्या आ जाए, बराबर जाए। तो फिर यहीं से इस केस में रॉल्स थ्योरम यहीं से निकल करके हमारी आ जाती है। लेकिन वो लैग्रांज ने कहा कि एफ ए बराबर एफ बी होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, मतलब कि हर टाइप में बस इतनी सी फंक्शन में गुण रहना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी रहनी चाहिए कि बंद अंतराल ए बी में क्या हो, सतत हो, और ओपन इंटरवल ए बी में क्या हो, अवकलनीय हो। तो हमेशा एक जो बिंदु हमारा सी है ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग इस प्रकार करेगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है उसको मैं बताऊंगा और इसको हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आज ही डिस्कस कर दूं, कल ही मैंने डिस्कस किया था कि ये तो होना जरूरी है, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी नहीं होगा तो फिर इसकी गारंटी आगे नहीं ली जाती है। मतलब कि हमारा ओपन इंटरवल ले रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल जब, तो ओपन इंटरवल अगर ए बी ले रहे हैं, ये ओपन इंटरवल अगर ए बी ले रहे हैं तो कंटिन्यूअस ओपन इंटरवल ए में हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल भी हो, और एफ ए बराबर ए बी, तीनों अगर लागू हो भी जाता है तो ऐसा कोई सी नहीं मिलता है ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करने के लिए कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाए। मैंने इसको कल भी बताया था, तो ये तो समझ में आई थी बात। इसको एक बार फिर से मैं बता दूं, मैंने कहा था कि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल ए बी भी हो सकता है, ओपन इंटरवल ए बी भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई हमारा फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो तो जाहिर है कि ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। और यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर एंड पॉइंट पर ए और बी पर डिफरेंशिएबल नहीं भी होगा तो काम चलेगा, क्योंकि हमको इतना में होना जरूरी है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, क्योंकि जो ये सी निकलता है वो ए और बी के बीच का होता है, ए और बी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर इस दोनों पॉइंट पर अगर ए और बी पर अगर डिफरेंशिएबल नहीं भी है तो काम चलेगा। बस इतनी सी बात है कि ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम इस पर कल भी डिस्कस किए थे, आज भी डिस्कस किए हैं। इसकी जो है इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख करके और फिर इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या, मतलब उससे क्या एक नया नाम दिया जा सकता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं आगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जांच कीजिए कि क्या फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4 के लिए लैग्रांज माध्यमान प्रमेय लागू होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो लैग्रांज माध्यमान प्रमेय लागू कब होगा, जो फंक्शन हमारा होगा वो क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4 में कंटिन्यूअस हो जाए और ओपन इंटरवल 1 to 4 में डिफरेंशिएबल हो जाए। तो माध्यमान लैग्रांजेज ने कहा था कि तो ओपन इंटरवल 1 to 4 से एक एलिमेंट ऐसा जरूर बिलोंग करेगा कि उस पर जो एफ डैश सी होता है वो एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए के इक्वल होता है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। तो इतना में तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 किस में, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4 में क्या है, सतत है। और फिर क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं सतत है, तथा ओपन इंटरवल 1 to 4 में क्या है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। तो लिख देंगे अतः लैग्रांज माध्यमान प्रमेय की, अतः लैग्रांज माध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तें पूर्ण होती है। इसलिए कम से कम एक C बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल 1 to 4 इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि मैंने लैग्रांजेज ने जो कहा था कि अगर दोनों शर्तें पूर्ण हो जाती हैं तो एक एलिमेंट इससे बिलोंग जरूर करेगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए होगा। उसी को हम चेक कर रहे हैं। अगर ये सारा चीज़ लागू हो जाएगा तो हम कह देंगे कि इस फंक्शन के लिए लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं अस्तित्व में होगा, इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ये क्या होता है एफ ऑफ ए और अपान कितना बी माइनस ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस एफ ऑफ 1 और अपान 4 माइनस 1। इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले एफ डैश सी तो निकालना है। तो एफ डैश सी निकालने के लिए पहले एफ डैश एक्स तो निकालना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस कितना हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एफ डैश सी बराबर 2c माइनस कितना हो जाएगा 2। तो दिस इम्प्लाइड इसके स्थान पर कितना लिखना है 2c माइनस 2 इक्वल टू एफ ऑफ 4 चाहे तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 4 भी अगर यहाँ पर चाहे तो निकाल सकते हैं। तो 4 चौके 16 माइनस 4 दूना के 8 और प्लस 5। तो 16 5 21 चाहे 16 में से हट जाएगा 8 8 5 13 हो जाएगा और माइनस एफ ऑफ 1 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 भी चाहे तो निकालना है। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 और प्लस 5 यानी कि 5 1 6 6 में से एक जाएगा 5 1 6 6 में 2 जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बटे में 4 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू ये 9 बटे में कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2c इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइड c इक्वल टू 5/2। ये 5 जो हमारा 2 है वो किससे बिलोंग करता है ओपन इंटरवल, मतलब कि 5/2 का मतलब 2.5 और 2.5 1 से 4 के बीच में तो होता ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 to 1,4 ओपन इंटरवल 1,4 लिख देंगे। अतः लैग्रांजेज माध्यमान प्रमेय लागू होता है, लिख देंगे यहाँ पर। अतः क्यों? क्योंकि सारा शर्त पूरा हो गया, 2 शर्त ये भी मिल गया ये भी मिल गया। तो लिख देंगे अतः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और जो हमारा x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है वो किससे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4 के लिए लैग्रांज माध्यमान प्रमेय लागू होगा, प्रमेय लागू होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग देखते हैं जो मीन वैल्यू थ्योरम है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT मतलब लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का जो ज्यामितीय अर्थ है वो क्या होता है, लिख भी दिए हैं। LMVT का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो कुछ नहीं, अगर हमको लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का अगर स्टेटमेंट मालूम है तो बस उसी में एक जो है कि हमको बस परिवर्तन कर देना है। वो परिवर्तन क्या है कि इतना तो हम लोग 2 स्टेटमेंट जानते ही हैं लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का, क्या कि अगर हमारा कोई फंक्शन हो f हो जो क्लोज्ड इंटरवल AB में परिभाषित हो, वास्तविक मानीय वह फलन है और वह 2 स्टेटमेंट किसको किसको लागू कर दे कि क्लोज्ड इंटरवल AB में वह फंक्शन हमारा क्या हो जाए कंटिन्यूअस हो जाए और ओपन इंटरवल AB में जो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। तब जो ये लास्ट लाइन में बोलने जा रहा हूँ उसी को बस चेंज करना है। तो ये लास्ट लाइन है क्या, तब एक बिंदु C ओपन इंटरवल AB से बिलोंग इस प्रकार, मतलब कि इस प्रकार जरूर करेगा बिलोंग कि एफ डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, ये होता है। बस उसी को चेंज कर देना है, उसी स्टेटमेंट को यहाँ पर बस हमको चेंज करना है। क्या उसका मीनिंग है सब कुछ मैं बता रहा हूँ। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। यदि
एफ ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है वो क्या है, तो पहले तो ये दो चीज़ें जो हम लोग लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का होता है पहले उसको देखें, और जो उन्होंने उसके बाद जो निष्कर्ष दिया उसी को ज्यामिति से उन्होंने क्या नाम दिया है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर यदि एफ बंद अंतराल ए बी में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि एफ फर्स्ट बंद अंतराल ए बी में सतत है, खुले अंतराल ए बी में क्या है, अवकलनीय है। तो मैंने जो है कि दो ग्राफ बनाया है, एक ग्राफ ये बना है, एक ग्राफ ये बनाया है, और ये दो स्टेटमेंट को फुलफिल ग्राफ हमारा कर रहा है। क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में सतत है, ये हमारा x बराबर a, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x बराबर a रखेंगे तो इस y बराबर एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है उस पर ये पॉइंट हमारा मिलेगा a कामा एफ ऑफ ए, और अगर यहाँ पर क्या है x बराबर b है तो फंक्शन पर जो पॉइंट मिलेगा y बराबर एफ ऑफ एक्स पर जो पॉइंट मिलेगा वो b कामा एफ ऑफ b मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखें कि ये कंटिन्यूस है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस। अगली बात, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल भी है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट खींची जा सकती है। कहीं पर वक्र में हमको भी जैसा आलेख में कहीं भी जैसा टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, या ये कह लें कि उस पर जो है कि ये कोण जैसा नहीं बन रहा है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर ये जो मैं लिखा हूँ ये उसी चीज को बता रहा है जो मैं यहाँ पर ये दो चीजें अगर लागू होती हैं तो दोनों को लागू करके मैंने ग्राफ बना लिया है। अब उसके बाद वो लैग्रांजेज ने जो हमको ये दिया गया है इसी को ज्यामिति नाम दिया हुआ है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। इसी को ज्यामिति में उन्होंने नाम दिया है, वो नाम क्या है और क्यों वही नाम दिया है मैं बताता हूँ। तो नाम दिया उन्होंने कि तब वाई बराबर एफ ऑफ एक्स के वक्र पर, ये जो हमारा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स का ये जो वक्र है ये इस पर कम से कम एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जिस पर खींचे गए स्पर्श रेखा बिंदुओं ए कामा एफ है तथा बी कामा एफ बी, ए कामा एफ है तथा बी कामा एफ बी को मिलाने वाली जीवा के क्या होगा, समांतर है। ये इसी का नाम लिखा हुआ है, क्यों है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अर्थात ये हमारा एक पॉइंट है सी, इस C के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर पॉइंट हमको मिलेगा वक्र पर वो क्या मिलेगा, सी एफ सी, ये मिलेगा हमको, मिलेगा क्या, सी एफ सी। इस पर अगर हम कहें कि वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी, तो ये हमारा y बराबर एफ ऑफ एक्स वक्र है, तो पॉइंट हमको C पर चाहिए, x बराबर C पर चाहिए कि स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी, तो एफ डैश सी होगी। तो ये हो जाएगा इस रेखा की प्रवणता एफ डैश सी। तो यहाँ पर लिख देंगे एफ डैश सी इक्वल टू इस बिंदुओं को, मतलब इस दो बिंदुओं को हम क्या कर दिए हैं, पहले मिला लिए हैं, और न हो तो पहले यही काम कर दे रहे हैं, यही काम पहले कर दें कि पहले इन दोनों को मिलाकर जो ये जीवा बन रही है इसकी हम क्या निकाल दें, प्रवणता निकाल दें। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जीवा पी क्यू की प्रवणता, जीवा पी क्यू की प्रवणता निकाल दे रहे हैं पहले, प्रवणता इक्वल टू दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होती है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, मतलब इसमें से इसको घटाने तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा b माइनस ए, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर ये मिला है तो इस वक्र पर ऐसा कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वक्र है ये, और इस दो बिंदुओं को मिलाए हैं, तो कम से कम या तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे तो स्पर्शी खींचेगा तो इसके पैरेलल नहीं है, यहाँ पर अगर पॉइंट लेंगे तो स्पर्शी खींचेगा पैरेलल नहीं है, लेकिन एक पॉइंट जरूर होगा जिस पर टेंजेंट खींच देंगे तो इसकी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो मैं लेट कर लिया हूँ कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट हमारा सी है जिस पर टेंजेंट लाइन खींचे हैं तो इसके क्या है, पैरेलल। और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं, तो इस पॉइंट सी पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता एफ डैश सी और इसकी प्रवणता एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, अगर दोनों पैरेलल हैं तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर कितना हो जाएगा, एफ डैश सी। ये
इसी को ये जो लिखा गया है ज्योमेट्रिकल नाम लिखा गया है, मतलब कि अगर दो चीज़ें मिल जा रहा है तो ये जो ज्योमेट्रिकल नाम लिखा हुआ है उसी से निकल करके आ जाते थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ये कि तब y बराबर एफ ऑफ एक्स के वक्र पर कम से कम एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा बिंदु एफ ऑफ ए कामा एफ ए तथा बी कामा एफ बी को मिलाने वाली जीवा के क्या होगा, समांतर है। तो इसी को जो है कि बस ज्योमेट्री में उसको नाम लिख दिया कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बस उसी को लिख दिया गया है। आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पर लिखे कम से कम, तो कम से कम का मतलब कि एक भी मिल सकता है वक्र पर पॉइंट, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो दूसरे ग्राफ को अगर देखा जाए तो मैं जो y बराबर एफ ऑफ एक्स हमारा जो था y बराबर एफ ऑफ एक्स उसी का ग्राफ बनाया है, ये उसी का ग्राफ बनाया है, ये उसी ग्राफ बनाया है। यहाँ पर हमारा x बराबर a है और यहाँ पर हमारा x बराबर क्या है, यहाँ पर x बराबर कितना है, b थे। a और b के बीच में वक्र पर बहुत सारे पॉइंट मिले हुए हैं, जिस पर एक पॉइंट ये मिला है हमारा जिस पर टेंजेंट खींचेंगे तो इसके इसको मतलब कि a कामा एफ ऑफ ए और ये क्या है b कामा एफ ऑफ बी को मिलाने वाली जो जीवा है उसके समांतर ये भी है, ये भी उसके समांतर 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 है। ऐसे बहुत से भी पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार। देखते हैं इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस, और नहीं तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट और हमको देखना है, उसको पहले देख ले रहे हैं, तब उसके बाद क्वेश्चन इस पर बेस्ड देखेंगे। क्या क्या देखना है? फर्स्ट कि अगर मैं बात करूं कि लैग्रांज जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसका उल्टा सही नहीं होता है। मतलब अगर ऐसा है कि एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, तो ये हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। मतलब अगर ऐसा है तो बंद अंतराल ए बी में फंक्शन हमारा सतत है, ये कोई जरूरी नहीं है। खुले अंतराल ए बी में फंक्शन हमारा अवकलनीय है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसको हम लोग देख ले रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पहले इसको हम लोग देख ले रहे हैं और उसके बाद हम आगे देखेंगे। एक चीज और क्या देख ले रहे हैं, तो बस एक नोट देखने के बाद हम लोग जो है कि बस इस पर जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको देख ले रहे हैं। बेस्ट इस पर जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको देखा जाएगा। लिखे नोट में कि एलएम भी टी का विलोम सत्य नहीं है। मतलब जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उसका उल्टा सही नहीं। उल्टा सही नहीं का मतलब कि अगर किसी फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स, मीनिंग इसकी यही है कि किसी फंक्शन, अगर इसकी मीनिंग की बात करेंगे कि नहीं अर्थात मैं लिख दूं, अर्थात मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या कि y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए यदि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए, तब एफ एक्स जो हमारा एफ है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या है, सतत है, सत्य नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है, लिख दे रहे हैं आवश्यक नहीं है। सतत है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात एफ ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, आवश्यक नहीं है। ये भी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आवश्यक नहीं। ग्राफ से समझा दूं, देखें एक मैंने ग्राफ बनाया है y बराबर एफ ऑफ एक्स का, y बराबर एफ ऑफ एक्स का मैंने ग्राफ बनाया है, ये मैंने ग्राफ बनाया है। और यहाँ पर जो है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a इंटू एफ ऑफ ए कामा एफ ऑफ ए और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट b कामा एफ ऑफ बी है। अगर इस दोनों बिंदुओं को मिलाएं और इस जीवा की प्रवणता निकालें तो इस जीवा की प्रवणता हो जाएगी एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। तो निश्चित रूप से इस जीवा के पैरेलल वक्र पर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर हम टेंजेंट लाइन खींचे तो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल एक पॉइंट कम से कम ऐसा जरूर है। तो हम यहाँ पर दिखा दिए कि दो पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया x का मान जिस पर टेंजेंट, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर मिला, वक्र पर एक पॉइंट मिला जिस पर हम टेंजेंट लाइन खींचे तो इस जीवा के क्या है, पैरेलल। यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल रहा है लेकिन हमको बस कम से कम एक ही पॉइंट की जरूरत है। मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट कौन है,
ये पॉइंट कौन है, सी एफ ऑफ सी, ये पॉइंट मैंने रिलेट कर लिया है। तो इसका मतलब कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए, ये तो मिल रहा है, ये तो मिल रहा है। तो देखें कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। तो ए और बी के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस तो है ये। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल की बात करें तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है उस ग्राफ में भी जैसा आकार बन गया है, इसलिए इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। तो कंटिन्यूस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। इसी प्रकार से कभी ये भी हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूस ना, कभी हो सकता है ना तो डिफरेंशिएबल ना तो कंटिन्यूस, कुछ भी ना हो। तो ये सब पॉसिबिलिटियां बनती है। बस ये है सिंपल सी बात कि अपोजिट लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का अपोजिट विलोम सत्य नहीं है। देखते हैं अब इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतराल क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4 में फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखते हैं सॉल्यूशन इसमें क्या हमको दिखाना है कि इसमें ये क्या है, कॉन्टिन्यूस, ओपन इंटरवल 2 to 4 में डिफरेंशिएबल। तब लैग्रांज ने कहा था कि ओपन इंटरवल 2,4 में कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जिस पर जो डिफरेंशिएशन है फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए के इक्वल होगा। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट, तो देखें ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। मैंने कहा भी था कि कुछ चीज़ें अगर याद रहेंगी तो हम लोगों को ज़्यादातर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, तो फिर इसमें तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा ही। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4 में सतत तथा ओपन इंटरवल 2 to 4 में अवकलनीय है। इसलिए एक अवयव C बिलोंग्स टू 2 to 4, मतलब यहां पर लिख सकते हैं एक अवयव C बिलोंग्स टू 2 to 4 इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि, मतलब ये दो चीजें अगर लागू हो जाती हैं तो लैग्रांजेज ने इसको भी कहा था, तो इसको भी हमको लाना ही पड़ेगा। अगर आएगा तो ही जो है कि सत्यापित हो पाएगा, सिद्ध हो पाएगा। सत्यापित करने का मतलब हमको प्रूव करना है, दिखाना है कि लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम इसके लिए क्या होती है, लागू होती है। अगर जांच करने के लिए कहेगा तो हमको देखना, जांच करना पड़ेगा कि लागू होता है कि नहीं, लेकिन सत्यापित करने का मतलब क्या होता है, वो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई है, बस उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू कितना, एफ ऑफ बी को क्या लिख देंगे, एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 4 हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 2, और बस यहाँ पर नीचे लिखने का सिंपल, बस ये क्या है, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2, नीचे 4 माइनस 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 2, बस इतनी सी बात है। तो पहले हम क्या कर लें, एफ डैश एक्स तो निकालने इसका आता है, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2c रख लेते हैं यहाँ पर, और ये भी निकालना है एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा 4 चौके 16, और एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर रख ले रहे हैं सब कुछ। तो ये एफ डैश सी है 2c इक्वल टू एफ ऑफ 4 16 माइनस 4 और अपान 4 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 12, और अपान में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3, और 3 तो बिलोंग कर ही रहा है इसे, 2 और 4 के बीच में 3 तो है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 कामा 4, तो लिख देंगे लास्ट में क्या, अतः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू 2 कामा 4 के लिए लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम लागू होता है। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है,
फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 के लिए अंतराल 2 to 5 में क्लोज्ड इंटरवल 2 से 5 में लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। मतलब कि हमको फिर से एक बार दिखाना है कि फंक्शन इसके लिए इस इंटरवल में लैग्रांज की जो माध्यमान प्रमेय लागू होती है। देखते हैं, तो लागू होने के लिए फिर पहले दो शर्त को सेटिस्फाई करेंगे, फिर तीसरा उसमें कंडीशन भी लगा लेंगे, अप्लाई करके देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, तो इतने में तो होगा ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5 में संतत है। रीजन भी देना चाहेंगे दे सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन इसलिए में संतत है तथा ओपन इंटरवल 2 to 5 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। इसलिए कम से कम, इसलिए यहां पर लिख देंगे, इसलिए लैग्रांज माध्यमान LMVT से, इसलिए लैग्रांज माध्यमान प्रमेय से, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से कम एक अवयव C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 5 इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 5 माइनस 2। सब कुछ निकाल दे, डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर क्या ले रहे हैं कि एफ डैश सी एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 2 पहले निकाल रहे हैं, तभी यहाँ पर ला करके रख देंगे। इसका मतलब क्या है, 5 में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3 फंक्शन है, प्रोडक्ट करने का सिंपल मेथड मैंने बताया था। 2 फंक्शन लिख दें और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक। फिर उसके बाद प्लस, किसका डेरिवेटिव लिखें, इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो इन दोनों को लिखना पड़ेगा, तो यानी कि x माइनस 2 x माइनस 4 और इसका डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो प्लस इसका डेरिवेटिव और इन दोनों को लिख देंगे, तो x माइनस 3 x माइनस 4 और ये हो जाएगा इंटू 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो डेरिवेटिव हम निकाल लिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इंटू और प्लस 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 5 6 11 7 18 माइनस 18x 6 8 14 14 12 26 प्लस 26। तो ये एफ डैश सी कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 26। और अगर हम निकालेंगे एफ ऑफ 5 तो यहाँ पर रख दे रहे हैं 5, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1 इक्वल टू 6 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 निकाल दें, एफ ऑफ 2 माइनस 2 0 पूरा हो जाएगा, पूरे कितना हो जाएगा 0। थोड़ा सा इसको इरेज कर ले रहे हैं, बस अब करना क्या है, सारे वैल्यू को इसी में ला करके रख देना है और सॉल्व कर देना है। तो चले इतना में भी बस इसको देख लिया जा रहा है, हो जाएगा इतना में भी। तो एफ डैश सी का मान कितना है, 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 26 इक्वल टू ये हो जाएगा इसका। और एफ ऑफ 5 का मान आया 6 माइनस 0 और अपन कितना है 3, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं हम।
तो 3c² माइनस 18c प्लस 26 इक्वल टू 2, 2 आकर के घट जाएगा और 3 से भाग कर दे रहे हैं तो c², 3 × 6 = 18 प्लस 3 × 8 = 24 इक्वल टू 0। 4 दूना के 8, 4 2 6 हो जाएगा। c - 4 c - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कि c बराबर कितना आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा। और 2,4, 2 तो ओपन इंटरवल इसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 तो पड़ेगा। तो जो नहीं पड़ता है उसको मैंने कम से कम 1 होना चाहिए। लैग्रांजेज ने ऐसा कहा था कि कम से कम 1 होगा, तो यहाँ पर 1 तो है ना ये। तो ये जो हमारा क्या लिख देंगे, c बराबर 4 बिलोंग्स टू कितना, 2 to 5, 2 to 5 क्या लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः f(x) इक्वल टू इतना, x बिलोंग टू इतना के लिए लैग्रांजेज की माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। आगे बढ़ते हैं। तो निर्देश हम पहले ही लिख दिए हैं कि निम्नलिखित फलनों के लिए LMVT को सत्यापित कीजिए। मतलब लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करना है, सत्यापित करना है। जितना भी आप जो है कि हम लिखेंगे सब में सत्यापित करना है। मतलब कि लैग्रांजेज जो है मीन वैल्यू थ्योरम लागू होती है, बस हमको उसको क्या कर देना है, प्रूव कर देना है, दिखा देना है। तो यहाँ पर तीसरा सवाल, 2 सवाल हो चुका है। तीसरा लिखे f(x) इक्वल टू ये है और x बिलोंग कर रहा है इससे। तो हमको ऐसे फंक्शन के लिए हम कोई ऐसा रूल्स नहीं बताए हैं कि बस उसको याद कर लिया जाए। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके लिए जो है कि हमने कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल बताया है, लेकिन इसके लिए हम कुछ ऐसा नहीं बताए हैं। तो इसको चेक करना ही पड़ेगा। तो चेक करने का तरीका मैं बता दूं। कंटिन्यूटी के लिए हमको इसके बीच में फंक्शन की डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रही है, कहाँ नहीं चेंज हो रही, कुछ नहीं अगर पता हो पा रहा है तो बस कुछ नहीं करना है। इन जनरल 2 यहाँ पर अगर रखेंगे तो 0 आएगा, f(x) इक्वल टू 0 तो परिभाषित है। 3 अगर रखेंगे, x का मान कितना रख देंगे, 3 रखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी डिफाइंड वैल्यू देगा। और 2 और 3 के बीच में कुछ भी रख लें, 2 और 3 मतलब कि 2 से ज़्यादा, x का मान 2 से ज़्यादा लेकिन 3 से कम कुछ और रख लें। यहाँ पर 2 से ज़्यादा और 3 से कम कुछ भी रख लें तो हम जानते हैं कि उसके बीच में ही है। मतलब कि अगर हम देखें इसको डिफाइंड होने के लिए जो x - 2 होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होना चाहिए, r इक्वल टू 0, क्योंकि करड़ी में 0 का मान वर्गमूल भी 0 होता है, इसलिए ये होना चाहिए। यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2। x का मान कितना होना चाहिए, 2 के बराबर, 2 से अधिक। तो अगर हम बात करते हैं कि हम क्या लेंगे, 2 पर चेक कर लिए, 3 पर चेक कर लिए हैं, और 2 और 3 के बीच का कोई भी मान लेंगे तो 2 से तो ज़्यादा ही होगा ना। तो इसलिए ये जो हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू √x - 2 वो क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 में क्या है, कंटिन्यूस। क्योंकि 2 पर कंटिन्यूस है ही है क्योंकि 2 पर ग्राफ मिल रहा है, 3 पर कंटिन्यूस है ही क्योंकि 3 पर ग्राफ मिल रहा है, और 2 और 3 के बीच का मान कुछ भी ले रहे हैं तो f(x) क्या आ रहा है, कोई डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस। इसको चेक करने की जरूरत है क्योंकि डिफिनेशन भी कहीं नहीं बदल रही है कि मैं इस पर चेक ही कर लूँ। 2 पर डिफिनीशन भी अगर कहीं बदलती तो हम उस पर क्या कर लेते, चेक। तो इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, सब पर चेक करना मुश्किल का काम है, इसलिए हम बस अपने दिमाग में ही थोड़ा सा इमेजिन करके उसको देख लें कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हमको दिखाई दे रहा है कि 2 पर भी कंटिन्यूस है, 3 कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि डिफाइंड वैल्यू दे रहा है 2 पर, 3 पर भी डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, परिभाषित वैल्यू दे रहा है, और 2 और 3 के बीच में x का मान कुछ भी पुट कर रहे हैं तो भी जो है कि हमको f(x) का मान मिल रहा है। इसका मतलब कि हर जगह हर x के लिए, इसके बीच में हर एक x के लिए जब y का मान मिलता है तो कंटिन्यूस ही तो होगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि f(x) इक्वल टू x - 2 क्या है, क्लोज्ड x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 में परिभाषित है। इसलिए f(x) क्या लिख रहे हैं, f(x) इक्वल टू x - 2 x बिलोंग्स टू में क्या है, संतत होगा। उसी प्रकार से
अगर डिफरेंशियबिलिटी की भी जांच करनी है तो फिर चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेक करने के लिए तो कोई पॉइंट हमको लेना पड़ेगा, मतलब कि इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट हो, सब पर चेक कर नहीं पाएंगे। और डिफिनीशन जहाँ पर चेंज होती है वहाँ पर चेक किया जाता है, तो डिफिनीशन भी कुछ चेंज होते हुए, मतलब कि अगर नहीं दिख रही है तो सिंपल सा तरीका है कि पहले एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, और एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो अगर ओपन इंटरवल 2 to 3 में कुछ भी रखें एक्स का मान, सबके लिए वो जो है कि परिभाषित तरह, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले इसका डिफरेंशिएशन, नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब अगर देखें तो 2 पर तो परिभाषित नहीं होगा, 2 लेना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ओपन इंटरवल लिए हैं इस पर अपरिभाषित आ जाता है, मतलब इस पर अवकलनीय न हो, चाहे इस पर अवकलनीय न हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन इंटरवल 2 to 3 में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लें 2 से ज़्यादा कुछ और रख देंगे, इसमें 2 से ज़्यादा कुछ भी रख देंगे तो पाई2 रिजल्ट देगा, 3 से कम में हमको रखना है, तो हमेशा परिभाषित ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ इतना, जो ओपन इंटरवल 2 to 3 में क्या है, अवकलनीय। क्यों? क्योंकि इसके बीच का कोई भी मान रखेंगे इसमें वो एफ डैश एक्स समान आएगा परिभाषित, जो इतना में क्या है, अवकलनीय है। 2 चीज लागू करने से दोनों लागू हो गया, लिख देंगे अतः कम से कम एक C बिलोंग्स टू 2 to 3 इस प्रकार अस्तित्व में होगा, क्योंकि लैग्रांज ने कहा था कि अगर 2 चीज़ें लागू हो जाती हैं तो ये होगा ही होगा। तो भाई उन्होंने जब कहा था तो उन पर विश्वास हमको नहीं है, हम एक बार चेक कर लें। तो चेक कर लीजिए इसको, इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि क्या एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 और अपान 3 माइनस 2। एफ डैश सी डिफरेंशिएशन यही है, तो 1/2 अंडर रूट सी माइनस 2 ये देख पा रहे हैं, और इक्वल टू एफ ऑफ 3 निकाल दें, तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा 1, और एफ ऑफ 3 निकाल दिए, एफ ऑफ 2 हो जाएगा कितना 0, और ये भी सिंप्लाइड हो जाएगा 1 माइनस 0/1, ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट सी माइनस 2 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइड दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो c माइनस 2 इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइड c बराबर 1/4 प्लस 2 यानी कि 8 1 9/4, और 9/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 1 कम, मतलब 1 दशमलव कुछ आएगा, और 1 दशमलव की अगर बात करेंगे, सॉरी 2 दशमलव कुछ आएगा, मैंने 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा लेकिन 3 से कम है, तो इसे तो बिलोंग कर रहा है ना ओपन इंटरवल 2 to 3 से, तो कितना हो जाएगा बिलोंग्स टू 2 to 3। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, एक्स बिलोंग टू इतना के लिए लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित होती है चाहे लागू होती है। यहीं पर हमको लिख देना है, अतः ये लिख देना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3 के लिए लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम लागू होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x माइनस एक्स और x बिलोंग टू 0 to पाई। तो निम्नलिखित, तो यहाँ पर पहले ही मैं कह दिया हूँ कि जो भी आप फंक्शन लिखेंगे और ये इंटरवल सबके लिए जो है कि लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित करना है, मतलब सिद्ध करना है, वो है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम उस पर लागू होती है, बस हमें उसको लगा करके दिखा देना है। तो करेंगे क्या, सॉल्यूशन। सबसे पहला काम कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, 2 काम पहले दिखा ले रहे हैं। तो चूंकि ये भी साइन फंक्शन है, इसके डोमेन ऑल रियल नंबर, ये भी साइन फंक्शन है, डोमेन ऑल रियल नंबर, और ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, वो भी क्या है डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस अगर फंक्शन होते हैं 2,
तो उनका योगफल अंतर भी कंटिन्यूस होता है। इस चीज़ को मैंने बता चुका है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है इसमें क्या है, क्यों ये भी ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस, ये भी ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस, ये भी ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस। तो दो अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका अंतर भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में। तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है तो भाई इसमें तो होगा ही होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x माइनस एक्स, किसमें 0 to पाई में सतत तथा ये भी अवकलनीय है, ये भी अवकलनीय, ये भी अवकलनीय, ऑल रियल नंबर के लिए तो इतना भी अवकलनीय होगा ही होगा। तथा ओपन इंटरवल 0 to पाई में क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। इसलिए कम से कम एक पॉइंट इसके बीच में जरूर लाई करेगा, एक पॉइंट इसके बीच में जरूर लाई करेगा। अगर उस पॉइंट को सी में लिख दूं तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन पाई माइनस 0 होगा। देखते हैं, तो लिख देंगे इसलिए कम से कम एक अवयव सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई इस प्रकार अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन पाई माइनस 0। तो सबसे पहले यहाँ पर एफ डैश एक्स तो निकाल लें, लिखेंगे यहाँ पर एफ डैश एक्स, पहले एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स का कास एक्स, और यहाँ पर माइनस कास 2x इंटू 2 भी हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो एफ डैश सी तो निकाल ही लेंगे। अब निकाल रहे हैं एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ पाई कितना हो जाएगा 0 0 माइनस पाई। क्यों, यहाँ पर जब पाई रखेंगे तो साइन 180 अंश का भी मान 0 होता है, और यहाँ पर पाई रखेंगे तो 2 पाई साइन 360 अंश का भी मान 0 होता है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 तो माइनस पाई हो जाएगा। फिर क्या निकाल दें, एफ ऑफ 0 निकाल दें तो 0 0 0 0 आ जाएगा। तब यहाँ पर लिख रहे हैं इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी का मान कितना हो जाएगा, इसलिए एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कास सी माइनस 2 कास 2c माइनस 1 इक्वल टू एफ ऑफ पाई का मान कितना आया है माइनस पाई, और एफ ऑफ 0 का मान कितना आया है 0, और बटे में पाई माइनस 0। ठीक, एफ ऑफ पाई ठीक तो है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, इक्वल टू आ जाएगा कितना के -1। थोड़ा सा -1 से -1 तो कट जाएगा, ये -1 से -1 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा कासी और माइनस, ये हो जाएगा 2 कास में है ना, तो कितना हो जाएगा कास में इसको बदलेंगे तो 2 कास स्क्वायर सी माइनस 1, 2 कास स्क्वायर सी माइनस 1 और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 से -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, कास सी माइनस 4 कास स्क्वायर सी प्लस 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको अब सॉल्व कर दे रहे हैं, तो 4 कास स्क्वायर सी माइनस कास सी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद 4 दूना के 8, फैक्टर नहीं हो पाएगा, सीधे धराचार्य सूत्र लगा दें तो हो जाएगा कास सी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी अपॉन 2a इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौके 16 दूना के 32, 4 चौके 16 दूना के 32 और एक कितना हो जाएगा 33 और बटे में 4 दूना के
8। थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि जो √33 है उसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया हूँ, 5.74 आया है, क्योंकि अब यहाँ से हमको ये बताना इम्पॉसिबल थोड़ा सा लग रहा है कि cos C का मान अगर ये आया है तो C एंगल कितना होना चाहिए जिसके लिए वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर हमको नहीं भी मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा उसको हमको इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हमको देखना है कि एक बार प्लस साइन ले लेंगे अगर तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्लस साइन नहीं तो चेक ही बस कर ले रहे हैं। प्लस साइन पर देख ले रहे हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 1 यानी कि 6.74/8 आ जाएगा। ये प्लस चिन्ह पर आ जाएगा। अगर माइनस चिन्ह पर देख लें, माइनस चिन्ह पर तो कितना आ जाएगा -4.74। क्यों, बस इसी में से ये घट जाएगा। माइनस पर कितना आ जाएगा -4.74 आ जाएगा। देख लेना, ये 5 में से एक घटा देंगे अगर तो हाँ ठीक है। तो यह आ जाएगा कितना, ये माइनस चिन्ह पर है, ये माइनस चिन्ह पर है और बटे में कितना है 8। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि इसमें अगर 8 से भाग करेंगे, इसमें अगर 8 से हम भाग करेंगे तो ये जो क्वांटिटी हमारी मिलेगी 1 से कम और 0 से ज़्यादा, यानी कि 0 से 1 के बीच में है। ये क्वांटिटी हमारी क्या है, 0 से 1 के बीच में है। और अगर हम इसमें 8 से भाग करेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी जो है -1 से 0 के बीच में है, क्योंकि निगेटिव है। ये जो क्वांटिटी हमारी है वो -1 से 0 के बीच में है, ये ऐसा कुछ है और ये जो है इतना है। तो cos का जो मान होता है वो तो 0 से 1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में आता ही है। अगर हम प्लस भी चिन्ह ले रहे हैं तो ये आ रहा है, अगर हम माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो ये आ रहा है। और दोनों ही वैल्यू जो है, दोनों ही वैल्यू है वो क्या है, cos C का मान है। और cos C का मतलब ये है कि वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो आ तो रहा है 0 से 1 के बीच में एक ठो आ रहा है और -1 से 0 के बीच में एक आ रहा है। इसका मतलब -1 से 0 के बीच में आ रहा है। तो दोनों प्लस माइनस दोनों एडजस्ट करेगा, ये प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। बस इतनी सी बात है कि अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा C है ये अगर इसके बीच में मैंने पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो पॉजिटिव आंसर देने की दशा में 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। C अगर ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो पॉजिटिव देने का मतलब कि जो हमारा C है वो 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। और निगेटिव आंसर दे रहा है इसका मतलब कि π/2 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो हमको तो लग रहा है कि ये भी और ये भी दोनों ही जो है कि C के मान को अगर हमको निकालना है तो दोनों ही प्लस माइनस लेंगे तो 0 से पाई के बीच में ही जो है कि कुछ ना कुछ आएगा। नहीं तो अगर ये हुआ होता कि प्लस साइन लेने पर कुछ ऐसा आ रहा है कि इस रेंज से बाहर चला जा रहा है cos C का मान, तो हम उसको छोड़ दिए होते, माइनस को ले लिए होते। फिर माइनस को देखे होते, माइनस अगर इस रेंज से बाहर जा रहा होगा तो इसको ले लिए होते। तो मतलब दोनों आ रहा है। तो यहाँ से बस हमको ये थोड़ा सा जानने की जरूरत थी कि ये प्लस माइनस दोनों ही लेने पर हमारा cos C बराबर इतना लेने पर C का मान निकलेगा और वो C का जो मान होगा इसी के बीच में बिलोंग करेगा। तो बस इसको डायरेक्ट लिख देना, कुछ नहीं करना है। क्या लिख देंगे, C = cos इनवर्स, चाहे ये लिख देंगे, बस ये तो हम इसे ले लिखे थे कैलकुलेट करने के लिए, थोड़ा सा देखने के लिए कि जो C की वैल्यू आ रही है वो इसके बीच में पड़ रही है कि नहीं। तो पड़ रही है, क्योंकि अभी हम प्लस वाला जो लेकर के मान चले हैं वह देखे हैं कि वो क्या आ रहा है 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब कि 0 से π/2 के बीच में C का मान होगा और 0 से π/2 के बीच में C का मान इसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो निगेटिव मान आ रहा है वो किस में पड़ रहा है, -1 से 0 के बीच में पड़ रहा है। और -1 से 0 के बीच में अगर पड़ रहा है तो C का मान π/2 से π/2 से पाई के बीच में पड़ेगा। तो इसका मतलब कि दोनों ही हमारा। तो यहाँ पर बस क्या लिख देना है कि C बराबर cos इनवर्स, डायरेक्टली चाहे तो भी लिख सकते हैं 1 + माइनस √33 अपन कितना हो जाएगा 8। और ये जो वैल्यू है वो इसी से बिलोंग करेगी। अभी मैं बताया हूँ कि ये जो मान है जब ये वैल्यू माइनस चिन्ह लेंगे तो ये वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी, ये वैल्यू ये। और जब ये हम पॉजिटिव चिन्ह वाला लेंगे तो जो cos इनवर्स का मान आएगा वो कितना आ जाएगा
0 से π/2 के बीच में, और निगेटिव चिन्ह वाला अगर लेंगे तो π/2 से π/2 से पाई के बीच में होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है बिलोंग कर रहा है किससे, ओपन इंटरवल 0 to π। तो सारा कुछ लागू हो गया हमारा। लिख देंगे यहाँ पर कि अतः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, एक्स बिलोंग्स टू इतना के लिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करता है, संतुष्ट करता है। चाहे इतना के लिए लैग्रांज LMVT क्या होता है, लागू होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स बस वो दिखा रहा है कि जो एक्स है वो पॉजिटिव लिया गया है, बस इतना है, और कोई उसकी मीनिंग यहाँ पर नहीं है। सॉल्यूशन इसका देखें, मतलब क्लोज इंटरवल 1 to 2 में हमको दिखाना है कि इस फंक्शन के लिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती है। तो करना क्या है, पहले डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस, दो चीज़ें हमको दिखाना है। तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस खास करके लगाना न पड़े, इतना हम लोगों के पास होना चाहिए ज्ञान कि लगाना न पड़े। तो देखिए यहाँ पर जो log x हमारा होता है इसको हम बता चुके हैं, log x बेस ई अगर लिखा गया है तो इसको हम बता चुके हैं कि अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसका डोमेन क्या होता है, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0। जो x होता है वो क्या होता है, 0 से अधिक ले लेंगे कुछ हो तो उसके लिए कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ यही होता है। ये देख पा रहे हैं कि 0 से अधिक x का मान कुछ लेंगे तो उसके लिए क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल है हमारा। तो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी। तो लिख देंगे कि चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स बेस ई एक्स बिलोंग्स टू इतना में सतत तथा ओपन इंटरवल 1 to 2 में डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। इसलिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों अगर शर्तें लागू हो जाती हैं तो एक सी ऐसा जरूर होता है जो इसके बीच में लाई करता है और एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए कम से कम एक, इसको भी दिखाना जरूरी, मैं बार बार बता करके चल रहा हूँ कि लैग्रांज ने जो पूरा स्टेटमेंट कहा था वो यही कहा था कि डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस लागू होता है। तो सी एक ऐसा होता है जो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है और एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए, वो कहा था उसी को तो हम चेक कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि इस फंक्शन के लिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती है। तो यहाँ पर कम से कम एक अवयव C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2 इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपान 2 माइनस 1। एफ डैश सी निकाल दें, पहले एफ डैश एक्स निकाल दें, यहाँ पर निकाल दें, यहाँ पर एफ डैश x इक्वल टू 1/x हो जाएगा। f ऑफ 2 निकाल देंगे अगर तो log 2 बेस e हो जाएगा और f ऑफ अगर हम 1 निकाल देंगे तो log 1 बेस e, और ये तो log a का मान किसी बेस पर 0 होता है, लिख देंगे। इसलिए f डैश c का मान कितना है 1/c इक्वल टू f ऑफ 2 का मान है log 2 बेस e और माइनस 0 बटे में कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा तो ये इम्प्लाई करेगा 1/c इक्वल टू log 2 बेस e हो जाएगा। c की वैल्यू चाहिए हमको तो c बराबर हो जाएगा log e बेस 2 हो जाएगा, log e बेस 2। क्यों? क्योंकि इसको लिख देंगे c इक्वल टू 1 बटे में हो जाएगा हमारा कितना log 2 बेस ई, और हम 1 बटे में log 2 बेस ई इक्वल टू हो जाएगा log e बेस 2 हो जाएगा। ये इतना, बस इतनी सी बात है कि जो वैल्यू है
हमको बस देखना है कि 1 से 2 के बीच ओपन इंटरवल में पड़ रहा है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो हम लोगों का सही है, जो बताया था लैग्रांज ने वो राइट है, अदरवाइज कह देंगे कि लागू नहीं होता है। देख ले रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मेंटली इसको जो है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि log e का मान 2 बेस पर निकालना थोड़ा सा कठिन का काम है। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करके इसको हम लोग देखते हैं। जो e का मान होता है वो 2.7 के समथिंग होता है। जो e की वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2.7 के समथिंग होता है। यानी कि जो e का मान है, e का जो मान है वो क्या है, 2 से अधिक है लेकिन 3 से क्या है, कम है। 2 से अधिक है लेकिन 3 से क्या है, कम है। अब हम दोनों मतलब कि इसके पूरे का log लेना चाह रहा हूँ, ताकि यहाँ पर log e मतलब कि ये आ जाए log e, और 2 बेस पर लूँगा, 2 बेस पर लूँगा, ताकि जो है कि हम देख सकें कि जो log e बेस 2 है वही c का मान है और वो किसके बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि log 2 बेस 2 पर निकालेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर 3 लेंगे तो log 3 का मान फिर बेस 2 पर निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए अगर e 2 से 3 के बीच में लाई करता है तो 2 से 4 के बीच में होगा, क्या दिक्कत है। और 4 कर लेंगे अगर हम, तो हम लगा लेंगे सवाल को। और अगर 2 से 4 ले रहे हैं, 2 से 4 के बीच में e का मान, और उस पर हम हल करें और c का मान कितना आता है, इतना के बीच में अगर आ रहा है, तो e का मान 2 से 3 के बीच में लेंगे तो भी तो इसके बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 4 तक पूरा थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम लिए हैं तो भी इसके बीच में c पड़ रहा है, तो तब थोड़ा सा उसको कम कर लेंगे, 4 के बजाय 3 अगर कर लेंगे तो भी c का मान 1 से 2 के ही बीच में आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 3 के जगह पर 4 कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा से लगने के लिए। तो e की वैल्यू ये 2 से 4 के बीच में कर ले रहे हैं। अब सबका हम क्या कर दे रहे हैं, 2 बेस पर log ले रहे हैं, और हम जानते हैं कि log अगर लें और उसका बेस 0 से 1 के बीच में अगर हो तो ये इनइक्वलिटी का चिन्ह चेंज हो जाता है, और अगर वह बेस क्या हो, 1 से ज़्यादा हो तो इनइक्वलिटी नो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इम्प्लाइड log 2 बेस 2, हम 2 बेस पर ले रहे हैं log, क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ पर बेस 2 है, और यहाँ पर हो जाएगा log e बेस log e बेस 2, और यहाँ पर हो जाएगा log 4 बेस 2। देखिए फायदा क्या मिलने वाला है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और ये log e बेस 2 कितना के बराबर है, c के बराबर है, और ये क्या है, 2 हो जाएगा इसका मान। क्यों? 4 पर लिख सकते हैं, 4 पर पावर 2, 4 को और 2 पीछे चला आएगा तो log 2 बेस 2 जिसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो तुम देख पा रहे हो कि जो c का मान है 1 से 2 के ही बीच में तो लाई कर रहा है। जो c की वैल्यू है वह क्या है, 1 से 2 के ही तो बीच में लाई करती है, और यही हमको चाहिए भी। देख लें यहाँ से आसानी से हो गया है। तो जब 4 ले लिए हैं उस पर c का मान निकाले तो 1 से 2 के बीच में आ गया है, तो 3 लेंगे तो होगा ही होगा, उसी के बीच में आएगा, उसे ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक, तो लिख देंगे लास्ट में क्या, अतः क्या लिख देंगे कि f ऑफ x इक्वल टू इतना, x बिलोंग टू इतना के लिए रोले की प्रमेय लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम लागू होती है, लागू होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। देखते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और आज ये हम लोगों के लेक्चर नंबर 18 का भी और चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं। क्वेश्चन है अंतराल -1 to 2 में क्लोज्ड इंटरवल -1 to 2 में फलन f ऑफ x है। यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू 2 + x का क्यूब कब, जब x का मान 1 के बराबर 1 से छोटा है। f ऑफ x का मान 3x जब x का मान 1 से ज़्यादा है के लिए LMVT यानी कि लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित कीजिए। हमको सत्यापित करने का मतलब कि वो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर लागू होती है, बस उसी को हमको क्या करना है, दिखा देना है। चले देखते हैं। तो क्या देखना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पहला काम। तो सबसे बड़ी बात की कंटिन्यूटी, आखिर में जो हमारा ये फंक्शन जो है वो किसके लिए यहाँ पर दिया गया है, जो फंक्शन की बात है वो -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में। तो -1 से 2 के बीच में अगर चेक करना है हमको, कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें, चेक करना है हम,
तो -1 से 2 के बीच में हमको देखना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर अपने डिफिनीशन को चेंज करता है। तो चलो देख लेते हैं। इक्वल टू का पहले जो चिन्ह लगाया है उस पर देख ले रहे हैं। तो इक्वल टू का चिन्ह किस पर लगाया है? 1 पर लगाया है। तो -1 से 2 के बीच में ही तो 1 पड़ता है। -1 से 2 के बीच में क्या पड़ता है? 1 पड़ता है। तो 1 पर तो हम चेक करेंगे ही चलेंगे, क्योंकि 1 पर डिफिनीशन चेंज, क्योंकि 1 से कम के लिए ये फंक्शन है, 1 से ज़्यादा के लिए ये है, तो 1 पर डिफिनीशन चेंज हो रही है। अब 1 से कम पर देख रहे हैं, मतलब कि -1 से 1 के बीच में। तो ये देखें ना, जब हम 1 से कम की बात करेंगे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो फिर -1 से 1 के बीच में तो होगा ही होगा। अगर हम क्या कर लेते हैं, 1 से ज़्यादा पर अगर देखें तो 1 से ज़्यादा के लिए भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑल रियल नंबर के लिए होता है। तो फिर 1 से ज़्यादा यानी कि 1 से 2 के बीच में तो होगा ही होगा। तो बस एक जो है कि डाउटफुल केस जो बन रही है x = 1, तो 1 पर ही हम कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे। दोनों को चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि वो डाउटफुल केस है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहले हम कंटिन्यूटी की ही जांच कर ले रहे हैं। तो x = 1 पर कंटिन्यूटी के लिए क्या निकालना पड़ता है? RHL निकालना पड़ता है, LHL निकालना पड़ता है, और फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर RHL निकाल दें, क्या हो जाएगा? RHL चाहे फंक्शन की वैल्यू पर निकाल दीजिए। f(1) = f(1) x का मान 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 3। 2 + 1 का क्यूब = कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या निकाल दें? RHL बस इतनी सी बात है। ये होता क्या, मैं पर लिख दूं यहाँ पर लिमिट, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, जल्दी से भी लगाया जा सकता है। तो लिमिट बस मैं लिख दूं x टेंडिंग टू 1 + f(x), और देखने यहाँ पर 1 + f(x), मतलब कि जब x का मान 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो ये है। तो बस यहाँ पर क्या लिख दें? 3x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x। बस x जब पर 1 पुट करना कितना आ जाएगा? 3। अब उसके बाद LHL निकाल दें। तो LHL बराबर कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? f(x), यानी कि x का मान जब 1 से कम होता है तो फंक्शन की वैल्यू है कितना? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और ये कितना है? 1 से कम ना, 1 से कम कितना? यही है ना। तो ये हो जाएगा 2 + x का क्यूब। रख देते हैं x के स्थान पर अब 1, तो ये भी कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ f(1) चाहे RHL = LHL = f(1). अगर हम इसी को अगर ऐसे भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। RHL को अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, f(1) यहाँ पर 1 प्लस भी लिख देंगे तो भी चलेगा, और f(1) माइनस भी लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन चले कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ, इसलिए f(x) क्या? x = 1 पर सतत है। सतत तो हो गया। कंटिन्यूटी की भी जांच कर लें, 1 पर ही चेक करना है, और 1 पर चेक करने का मतलब 1 पर चेक कर लेंगे तो ओपन इंटरवल -1 से 2 के बीच में हो जाएगा डिफरेंशिएबल। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर? लिख रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल आ जाएगा तो हो जाएगा डिफरेंशिएबल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को लिख दे रहे हैं यहाँ पर f'। एक और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक और भी तरीका है, वो भी चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? f'(x) लिख दे रहे हैं। मैं बता दूं एक बार फिर से, एक लेक्चर में और भी मैंने बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन पहले कर लें, और डिफरेंशिएशन करने के बाद एक पॉइंट जो हमारा है उसी पर चेक कर लेंगे। इस तरह से भी किया जा सकता है, मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना जरूरी भी नहीं है, निकाल भी सकते हैं। तो पहले मैं ऐसे देख ले रहा हूँ, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो हम उस तरह से बता देंगे। तो f'(x) = कितना हो जाएगा? 3x², और ये है x < 1, और इसका कितना हो जाएगा? 3, और ये क्या है? x > 1। चलिए देखते हैं किस पर चेक करना है। हमको ये निकालना है f'(1) प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखते हैं f'(1) प्लस, क्योंकि एक पर चेक करना है और राइट हैंड डेरिवेटिव इसलिए 1 प्लस। मतलब जब
x का मान 1 से ज़्यादा होता है तो f डैश x कितना है, तो 1 से ज़्यादा होता है तो f डैश x कितना है, ये 3 के बराबर। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे भाई, 3 डायरेक्टली। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कि f डैश और ये हो जाएगा 1 माइनस, मतलब कि जब x का मान 1 से कम होता है तो देख लेंगे कि f डैश x का मान कितना है। तो 1 से कम पर f डैश x का मान कितना है, 3x स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, f डैश 1 माइनस का मतलब बस वो माइनस बता दीजिए कि 1 से कम के लिए फंक्शन कौन है, बस x के ऊपर 1 पुट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3 के। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही 3 के इक्वल है। लिख देंगे यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसलिए x बराबर 1 पर जो हमारा f ऑफ x है वो क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो दोनों चीज़ तो हो गया। अब क्या लिख देंगे, अगर ये दोनों चीज़ हो जाता है तो जो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम है उनके अनुसार एक पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 2 इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि f डैश C इक्वल टू FB माइनस FA अपन B माइनस A। इसको इरेज कर लेना है, उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं, इसलिए कम से कम एक अवयव C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 2 इस प्रकार अस्तित्व में होगा, इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि f डैश C इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 अपान 2 माइनस 1, यानी कि f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 और बटे में 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा f डैश C। अब करेंगे क्या कि f डैश C निकाल देंगे। f डैश C हम निकाले ही हैं, f डैश C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर, f डैश C इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर f डैश जो x हमारा है, चाहे f डैश C निकाल दे रहे हैं। अब चूंकि f डैश जो C है वो कितना है, 3c का स्क्वायर, और ये कब है, जब x लेस देन इक्वल टू 1, और इसी की वैल्यू कितना है, 3, जब x ग्रेटर देन कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर रखते हैं x के ऊपर c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ये c, और ये क्या है, ग्रेटर देन 1। इधर का इरेज कर ले रहे हैं। अब उसके बाद निकालेंगे f2 भी निकाल दें हम, और f1 भी निकाल दें। तो f ऑफ 2, यहाँ से f ऑफ 2 निकलेगा, x का मान 2 लेंगे, इसका मतलब 2 क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो 6 आ जाएगा f ऑफ 2 का मान 6। और f ऑफ कितना निकालना है, -1। तो f ऑफ -1 का मतलब कि वो -1 1 से कम है, तो -1 यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि -1 का क्यूब -1, 2 -1 यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, हमको ये निकालना है f डैश C इक्वल टू कितना, f डैश C इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। अगर हम देखें तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 6, और माइनस f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है, 1, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो f डैश C का मान कितना आ रहा है, 5। और f डैश C यहाँ पर जरा देख लें, f डैश C का मान 3c स्क्वायर है, और यहाँ पर f डैश C का मान कितना है, 3, और f डैश C का मान तो 5 है, तो 3 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। f डैश C का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर निकाल लेते f डैश C का मान कितना है, 5, तो इसका मतलब कि इसके बराबर तो हो नहीं सकता। तो f डैश C के स्थान पर हमको कितना लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अगर लिख देंगे, यहाँ पर अगर 3 लिख देंगे तो 3 5 के बराबर होगा ही नहीं, तो बस हमको कौन लिखना है, ये लिखना है।
और वहाँ से हम हल करके जब c का मान निकालेंगे वो 1 से कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 से कम आना चाहिए। और हम देख पा रहे हैं कि 1 से कम भी बस क्या है कि वो 1 से कम ऐसा कुछ आना चाहिए कि -1 से 2 के बीच में हो जाए। हल करते हैं, इसको देखते हैं। तो कितना हो जाएगा? f' के स्थान पर लिख देंगे 3c² = 5। तो यहाँ से आ जाएगा c² बराबर 5/3। तो दिस इम्प्लाइड c बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस करंट में 5/3। लेकिन बस इतना सा है यहाँ पर कि ये जो हमारा आया है, 1 मिनट, 3c का स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो यहाँ जो ये वैल्यू आ रही है तो c का मान देख लें यहाँ पर 1 से कम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 1 से कम। और 1 से कम लेकिन -1 से क्या रहना चाहिए? ये जो वैल्यू है -1 से 2 के बीच में है। तो बस ये देख लेना कि ये आ कितना रहा है। ये करड़ी में 5/3 की वैल्यू होती कितनी, बस इसी को हम देख ले रहे हैं। तो देख लें यहाँ पर करड़ी में 5 का मान लगभग 2 दशमलव कुछ होगा, 2 दशमलव कुछ होगा। और करड़ी में 3 का मान 1.73 कुछ होगा, ऐसा कुछ। तो अगर देख लें 2 में अगर 1.7 से भाग करेंगे तो कम से कम एक बार तो जाएगा ही जाएगा। तो कम से कम एक बार जाएगा, मतलब 1 से थोड़ा सा 1 पॉइंट कुछ होगा। और 1 पॉइंट अगर कुछ होगा तो ये हो जाएगा +1 पॉइंट समथिंग, और ये हो जाएगा माइनस लेंगे तो -1 पॉइंट समथिंग। तो -1 पॉइंट अगर समथिंग कर देंगे, -1 पॉइंट समथिंग अगर कर देंगे तो रेंज से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब माइनस वाला चिन्ह यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह ले रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या ले लेंगे? c बराबर कितना? √5/3। ये वाला बस ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि c की वैल्यू ऐसी लेनी है कि 1 से क्या रहे? कम रहे। और 1 से कम इस प्रकार से रहे, 1 से कम इस प्रकार रहे कि इससे -1 से कम ना रहे। क्योंकि हमको किस में आंसर देना है? -1 से 2 के बीच में आंसर देना है। तो अगर हम एक और जो माइनस अगर चिन्ह लेंगे तो इससे रेंज से बाहर चला आ रहा है। तो इसलिए बस ये c का मान होगा। हमको तो बस कम से कम एक ही वैल्यू चाहिए c का मान। एक वैल्यू तो आ रहा है ना, भले 1 से ज़्यादा नहीं आ रहा, एक वैल्यू तो आ रहा है ना। तो ये जो बिलोंग कर रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है? -1 to 2 से बिलोंग कर रहा है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः f(x) = इतना के लिए लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम जो होती है वो क्या होती है? सत्यापित होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये हम लोग आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो लेक्चर है यहीं पर एंड होता है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे LPP रैखिक प्रोग्रामन हम लोग देखेंगे, मतलब कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब कि रैखिक जो है हमको देखना है। रैखिक क्या नाम है उसका? रैखिक प्रोग्रामन, सॉरी रैखिक प्रोग्राम यानी कि LPP लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम, ये हमको देखना है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको जो है कि हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और हम लोग जो है जब हम लोग को 2 चैप्टर इसमें पढ़ना है, और क्या क्या? एक LPP और एक क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी, उसमें जो है कि 11th की प्रोबेबिलिटी को हम शामिल कर लेंगे। बिना उसके शामिल किए हम नहीं पढ़ाएंगे, ये देखना है। और एक हम लोगों का टॉपिक लास्ट में पढ़ लेंगे मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में भी कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैक्सिमा मिनिमा को देख लेंगे। और हमें लग रहा है कि दिसंबर लास्ट तक हम लोग जो है कि पूरा ख़त्म कर लेंगे। ख़त्म करने के बाद हम लोग परीक्षा जो 2024 में 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तैयारी भी करेंगे। शुरू से लेकर के लास्ट तक जो हमारे पास हर चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे, या ये देखेंगे कि एग्जाम में जो भी सवाल हमारा पूछा गया हर चैप्टर से, सारा को जो है कि एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।